रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने घर में अपनी माँ और भाभी को करवा चौथ की शॉपिंग करते देखकर मुस्कान के मन में भी करवा चौथ का व्रत रखने की इच्छा उत्पन्न थी और वो सीधा पर्स उठाकर अपने बॉयफ्रेंड चिराग से मिलने निकलती है। एक कैफे में चिराग को बुलाकर मुस्कान उससे कहती है, चिराग बेबी, मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? पानी पीते हुए चिराग को ये बात सुनकर अचानक से खांसी आती है और वो पानी के गिलास को साइड में रखकर खुद को संभालते हुए कहता है, पागल हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, बीवी नहीं। और ये तुम्हारी उम्र नहीं है बेबी व्रत रखने की। व्रत रखने की भी उम्र होती है क्या? मुझे तो नहीं पता था। मैं तो तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी तो रखूंगी और तुमको मेरा व्रत खुलवाने मेरे घर भी आना पड़ेगा। यार ये व्रत लंबी उम्र के लिए होता है और तुम मुझे अपने घर बुलाकर अपने भाई और बाप से पिटवाकर मेरी जिंदगी वहीं खत्म करवाना चाहती हो क्या? कुछ नहीं होगा, तुम छुपते छुपाते आना और मुझे पानी पिलाकर चले जाना। अच्छा अब चलो, मुझे मेहंदी लगवाने ले चलो। यहाँ तक मेहंदी लगाऊंगी मैं। बेचारा चिराग अपनी गर्लफ्रेंड के इस नए ड्रामे से खौफ में आ जाता है, लेकिन अब जो उसने कहा था वो तो करना ही था। इसीलिए वो मुस्कान को एक पार्लर ले जाता है जहाँ मुस्कान 5100 की मेहंदी लगवाती है और पैसे देने के टाइम पर चिराग से कहती है, बेबी जरा इनको पैसे दे दो ना मेहंदी के 5100 रुपए। अच्छा देता हूँ 5100 रुपए। मेरे सारे दोस्त भर पेट खाना खा लेते। हे भगवान, ये करवा चौथ तो मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। ऊपर से ये लड़की जो आधा घंटा भूखी नहीं रह सकती, पूरा दिन कैसे रहेगी? अगर इसने व्रत तोड़ दिया तो मेरी तो लाइफ के लग जाएंगे ना। मुस्कान मेहंदी लगवा लेती है, जिसके बाद चिराग उसको उसके घर छोड़ देता है। अपने घर पहुंचते ही मुस्कान को उसकी माँ माधुरी और भाभी सोनिया मेहंदी वाले हाथों में देखकर कहती है, ये सब क्या है मुस्कान? तुमने इतनी मेहंदी क्यों लगवाई है? हाँ, कल करवा चौथ है, इसलिए तो नहीं। तुम किसी के लिए व्रत रखने जा रही हो? अरे भाभी पागल हो क्या? वो तो मेरी दोस्त का पार्लर है। आज उसके यहाँ बहुत औरतें आई थी मेहंदी लगवाने, तो सबको देखकर मेरा भी मन कर गया मेहंदी लगवाने का, तो मैंने भी लगवा ली। माँ, मेहंदी लगवाना क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन अगर तेरी दोस्त को मेहंदी लगानी आती है तो तू एक काम करना, अपनी भाभी और मेरे भी लगवा दे। उसको घर बुला ले, पैसे दे देंगे। वो माँ, उसका पार्लर है वो, और वो पार्लर छोड़कर यहाँ क्यों आएगी? मैं किसी और से लगवा देती हूँ ना, किसी पास के पार्लर वाली को बुला देती हूँ। नहीं मुस्कान, मुझे तो तुम्हारी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो उसी से लगवानी है जिससे तुमने लगवाई है। या तो तुम उसको घर बुला लो, वरना माँ और मैं तुम्हारे साथ पार्लर ही चलते हैं। आप क्या इतनी दूर जाएंगे? मैं उसको ही बुलाती हूँ ना। अब चिराग को बोलना पड़ेगा संभालने को इस मसले को। आखिर इतना तो वो कर ही सकता है। मैं उसके लिए पूरे दिन भूखी प्यासी रहूंगी। मुस्कान के कमरे में जाते ही चिराग को कॉल पर वो सब कुछ बताती है और उस ब्यूटी पार्लर वाली को सब समझाकर घर भेजने को बोलती है। ये सब सुनकर चिराग फोन काटते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड का करवा चौथ तो मेरा दिवाला निकाल रहा है। अरे अब उसके पूरे खानदान को मेहंदी मेरे पैसों से लगेगी। अब मुस्कान ने बोला था तो करना ही था। इसीलिए चिराग उस मेहंदी वाली को सब समझाकर मुस्कान के घर छोड़ता है, जहां वो सोनिया और माधुरी के सामने मुस्कान की दोस्त होने की एक्टिंग करती है और उन दोनों के भी मेहंदी लगाती है। कुछ देर में थोड़े थोड़े पैसे दोनों से लेकर वो वापस चली जाती है और चिराग बाकी की पेमेंट अपनी जेब से देकर उसको वापस पार्लर छोड़ता है। इतना सब करने के बाद वो रात को अपने घर में चैन से लेटा था और बोलता है, करवा चौथ से पहले इतना खर्चा करवा दिया इस लड़की ने, ना जाने कल क्या होगा। और उसके घर जाना है, हे भगवान क्या होगा। अगले दिन की चिंता में चिराग आराम से सो तक नहीं पाया था। अगले दिन सुबह 4 बजे मुस्कान सरगी खाते हुए अपनी एक फोटो खींचती है और उसको चिराग को भेजते हुए कहती है, बेबी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख लिया। मुस्कान इतना बोलकर जैसे ही फोन रखती है, तभी कमरे में सोनिया आकर उससे कहती है, वैसे ननन जी, आपसे 10 बजे भी नहीं उठा जाता और आज 4 बजे उठ गई। और ये सरगी, व्रत रखा है क्या आपने? अरे भाभी, आपके पास मेरे पीछे पड़े रहने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? माँ ने दी है मुझे खाने को, उन्होंने मुझे ही उठाया था। जाओ, यकीन नहीं हो रहा तो पूछ लो। अच्छा, गुस्सा मत होइए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सोनिया इतना बोलकर चली जाती है और मुस्कान अब दोबारा सो जाती है। सुबह के 10 बजे उठने के बाद उसे बहुत जोरों की भूख लगती है
और वो अपने कमरे से नीचे आकर नाश्ते की टेबल पर जाकर कहती है, माँ नाश्ता दो ना, मुझे भूख लग रही है। लाती हूँ, बैठ 1 मिनट। इतना बोलकर माधुरी कुछ ही देर में एक प्लेट में गर्मा गर्म पराठा मुस्कान के लिए लेकर आती है, जिसकी एक बाइट मुस्कान खाने ही लगी थी कि तभी माधुरी कहती है, बता दे और कितने खाएगी, उतने ही बनाऊं, हमारा तो व्रत है। व्रत? हे भगवान। ये सुनकर मुस्कान उस बाइट को वापस प्लेट में रखते हुए अपने पेट को पकड़ लेती है और बोलती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ, वो मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे लिए मत बनाओ नाश्ता। इतना बोलकर मुस्कान अपने कमरे के वॉशरूम में भागती है और दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेते हुए कहती है, बच गई, अभी मैं अपने बेबी की जान खतरे में डाल देती। थोड़ी देर में मुस्कान बाथरूम से निकलती है और फिर चिराग को कॉल करती है। उस समय चिराग अपने दोस्त अंश के साथ बैठकर मोमोज खा रहा था। तभी मुस्कान का फोन देखकर वो बोलता है, आ गया फोन, पक्का इसने व्रत तोड़ दिया होगा। हाँ बेबी। बीबी पता है, अभी मैं भूल गई थी कि मेरा व्रत है और मैं गलती से पराठा खाने वाली थी, लेकिन एंड वक्त पर मुझे याद आ गया। देखा, मैंने तुम्हारे लिए खुद को खाने से दूर कर लिया। अच्छा, तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? कहीं मेरे लिए व्रत तो नहीं रख लिया? एक हाथ से फोन और दूसरे हाथ में मोमोज पकड़े हुए चिराग फोन पर मुस्कान से बोलता है, नहीं बोला तो कहेगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं बेबी, मैंने सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया। हाँ, पानी पिया है, देखो मैं प्यासा नहीं रह सकता। कोई नहीं बेबी, तुम मेरे लिए भूखे रह रहे हो, यही मेरे लिए बहुत है। भाई एक रेड चटनी दियो और एक प्लेट मोमोज और ले आ, इससे पेट नहीं भरा। और चिराग, तेरे लिए यही वाले मंगवाऊं जो तूने खाए या दूसरे? ये तो अंश की आवाज है, इसका मतलब तुम मोमोज खा रहे हो? हाउ मीन चिराग, यहाँ मैं तुम्हारे लिए भूखे प्यासे व्रत रख रही हूँ और तुम बैठे मोमोज खा रहे हो। जाओ, तुम मेरे जैसी करवा चौथ रखने वाली गर्लफ्रेंड ना डिजर्व ही नहीं करते। ब्रेकअप। माँ, मेरे लिए पराठे लाओ। बेबी बात तो सुनो। मुस्कान गुस्से में कॉल कट कर देती है और नीचे जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठकर बोलती है, माँ लाओ मेरे लिए पराठे, वो भी 1-2 नहीं, बनाते जाओ। मुझे जितने खाने होंगे मैं खाते खाते बता दूंगी। लगता है पेट दर्द दिमाग पर चढ़ गया है। खैर, अब बोल रही है तो बना ही देती हूँ। माधुरी मुस्कान के लिए पराठा बनाने चली जाती है तो वहीं चिराग अपनी ब्रेकअप की वजह अंश को बड़े आराम से सामने बैठकर मोमोज खाते देखकर कहता है, साले कमीने, और चिल्ला के बोल लेता, तूने मेरा ब्रेकअप करवा दिया ना। तू रुक, मैं बताता हूँ साले। पता है इस करवा चौथ पर मेरा कितना खर्चा हुआ था? वो तूने पूरा नहीं होने दिया। चिराग अंश को मारने उठता है और वो भागते हुए मोमोज खाकर चिराग को चिढ़ाते हुए कहता है, साले सिंगल फ्रेंड के आगे गर्लफ्रेंड से करवा चौथ रखवाएगा? सही हुआ तेरे साथ। और खा मोमोज और बोल झूठ। बेचारा चिराग, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के करवा चौथ पर उसको 5100 की मेहंदी लगवाई और फिर उसके घर वालों की मेहंदी के भी पैसे खुद भरे। बदले में उसको मिला गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप और उसके नाम पर रखा हुआ व्रत टूटा वो अलग। अब उसकी जिंदगी पर इस टूटे हुए व्रत का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। सुरुचि एक बहुत ही समझदार और टैलेंटेड लड़की थी, जिसने अपने हॉट फिगर और गुड लुक से कॉलेज के हर लड़के को अपना दीवाना बना रखा था। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में निशांत नाम का एक लड़का अपने दोस्त रवि के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ से सुरुचि जाती है। वो देखती है कि सारे लड़के उसी को देख रहे हैं सिवाय निशांत के, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बोलती है, आखिर तुम हो कौन जिसने सुरुचि जैसी हॉट लड़की को देखकर उसे इग्नोर कर दिया? आपने मुझसे कुछ कहा? वैसे मैं आपको देखना इतना भी जरूरी नहीं समझता। ओ, सुरुचि से पहली बार किसी ने ऐसे बात करी है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? जी नहीं। और लगता है कि कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी हॉट लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तुम तब भी अपनी किताबों में खोए हो। अरे गर्लफ्रेंड तो क्या, कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनेगी। वैसे आपको मेरी बड़ी चिंता है, तो आप ही मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? निशांत का ये अंदाज सुरुचि को बहुत पसंद आता है और वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से कॉलेज में बात करना शुरू कर देते हैं और
एक दूसरे से अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। बातें करते करते कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन दोनों निशांत के घर से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। तभी निशांत की नजर सामने से आ रही एक मोटी लड़की पर पड़ती है, जो कि उसकी खुद की बहन शालू थी। उसे देखकर वो मन में बोलता है, ये दी यहाँ कहाँ से आ गई? अगर इन्होंने मुझे यहाँ सुरुचि के साथ देख लिया तो मुझे कूटना शुरू कर देंगी, इसीलिए निशांत बेटा खिसक ले यहाँ से। जिसके बाद वो सुरुचि को कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तभी शालू को उसी के मोहल्ले के कुछ लड़के उसके मोटापे की वजह से छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे शालू आंटी, इतना आलू ना खाया करो, नहीं तो एक दिन कद्दू बन जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये इतना वजन लेकर चल कैसे लेती है। ये सब देखकर सुरुचि को गुस्सा आता है और वो उन लड़कों के पास जाकर उनसे बोलती है, अबे ओ, इसका मजाक बना रहा है? कभी अपने आप को देखा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में कपड़े लटके हुए हो। एक फूंक मारूंगी ना तो उड़ते हुए नजर आओगे हवा में। इसका तो पता नहीं, लेकिन आपके हाथ से पिटने के लिए ना तुम अपनी जान भी दे दे। और वैसे भी मोटी को मोटी ना कहें तो क्या कमसिन कली कहें। तू पहले ना लड़कियों से बात करने की तमीज सीख करा, फिर कुछ कहने लायक बनियो, समझा? निकल अब यहाँ से। सुरुचि की बातें सुनकर वो लफंगे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिसके बाद शालू सुरुचि से बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मेंशन नॉट यार। और तुम भी क्या पागल लड़की हो? इन सब को सहने की जगह इससे लड़ना सीखो ना। जिसके बाद शालू वहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ संध्या और छोटे भाई निशांत के साथ रहती थी। शालू सुंदर होने के साथ ही बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से उसका रिश्ता अब तक नहीं हो पाया था। लड़के वाले उसके मोटे होने के कारण उसे नापसंद करके चले जाते थे। शालू इन सब बातों को सोच सोच कर अक्सर टेंशन में रहती थी और टेंशन में होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खाना खाया करती, जिसके कारण वो और भी मोटी होती जा रही थी। एक दिन निशांत अपनी माँ संध्या से बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी बहन के होते हुए मैं तेरी शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ, शालू दी के मोटापे के कारण उनकी शादी तो होने से रही, तो उनके चक्कर में मैं क्यों कुंवारा मरूं? निशांत की ये बात सुनकर संध्या को भी लगता है कि आखिर शालू के चलते वो निशांत की शादी के लिए कब तक रुकेगी। इसीलिए वो कुछ दिन बाद सुरुचि के घर वालों से मिलकर निशांत और सुरुचि की शादी करवा देती है। शादी में शालू को पता चलता है कि सुरुचि तो वही लड़की है जिसने उसकी हेल्प की थी। सुरुचि ससुराल में आने के बाद सारे घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन सब बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी शालू को खाने में आलू पूरी खाता देखकर उसकी माँ बोलती है, शालू तू कब सुधरेगी? तुझे कितनी बार बोला है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया कर, लेकिन तू तो मानती ही नहीं। तुझे हमेशा मसालेदार और तेल वाली चीजें ही खानी होती है। माँ, मेरा ये सब हल्का फुल्का और घास फूस खाने से पेट नहीं भरता, आप तो जानती ही हो ना। अरे अब बस भी कर, अगर ऐसे ही खाती रहेगी ना तो किसी दिन फट जाना है तुझे। माँ जी सही कह रही हैं दीदी, आप अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना। सुरुचि की बातें सुनकर शालू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रोज की ऐसी बातों से और इतनी टेंशन में वो और ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगती है। अब वो मोटी के साथ साथ आलसी भी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शालू के रिश्ते के लिए एक टकला सा लड़का अपनी माँ के साथ आता है। शालू वहीं सोफे पर बैठी थी और सुरुचि चाय नाश्ता लेकर आती है, तो लड़के की माँ रीता सुरुचि को ही शालू समझकर बोलती है, बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और तभी संध्या शालू को रीता के पैर छूने को बोलती है। जैसे ही शालू उसके पैर छूने के लिए झुकती है,
रीता एकदम से अपने पैर पीछे खींचती हुई बोलती है। बेटा पहले मेरी होने वाली बहू को तो आशीर्वाद दे दूं, फिर तू भी मेरे पैर छू लियो। पर मैं ही तो आपकी होने वाली बहू हूँ। ना ना, तुझ जैसी मोटी भैंस को कौन अपनी बहू बनाएगा। मैंने तो इस पतली वाली को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। ये सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देखकर सुरुचि बोलती है, जी देखिए, मैं इस घर की बहू हूँ और आप लोग शालू को यहाँ देखने आए हैं, तो फिर उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। पहले पता होता कि लड़की इतनी ज्यादा मोटी है तो हम कभी रिश्ता लेकर ही नहीं आते। कहाँ इसकी कमसीन भाभी और कहाँ ये भैंस जैसी ननद। अच्छा जी, आपको हमारी लड़की का मोटापा दिख रहा है, लेकिन अपने लड़के का टकलापन नहीं दिख रहा। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको हमारी दीदी पसंद नहीं है ना, तो हमें भी आपका ये टकला लड़का पसंद नहीं है। ये सुनकर लड़के वाले उल्टे पांव वहाँ से खिसक लेते हैं, जिसके बाद शालू बोलती है, भाभी बस करो महान बनना, और माँ आप भी मेरे लिए रिश्ते लाना बंद कर दीजिए। ऐसे बार बार सबके सामने मेरी इंसल्ट करके आप लोगों को मिल क्या जाता है। आपको पता भी है इन सब बातों से मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, पर उससे आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। शालू की ये बात सुनकर सुरुचि समझ जाती है कि उसकी टेंशन ही उसके मोटापे का कारण है, जिसके बाद वो पूरे परिवार के साथ मिलकर पूरी कोशिश करती है कि उसे किसी बात की टेंशन ना होने दे। जिसके कुछ समय बाद शालू ज्यादा टेंशन लेना और ओवर ईटिंग बंद करती है। ऐसे ही एक दिन सुरुचि शालू को बोलती है, दीदी वैसे एक बात कहूँ, आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो मेरे साथ थोड़ा योगा किया करो ना। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा एकदम, और हाँ, आपकी सेहत पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा इसका। शालू सुरुचि की बात मानकर रोज सुबह उसके साथ योगा और मेडिटेशन किया करती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है और साथ ही साथ उसके वजन में भी अंतर आता है, और ऐसे ही वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बिल्कुल हेल्थी हो जाती है। जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरी बेटी की काया ही पलट दी। माँ जी, मैंने तो बस दीदी को टेंशन से दूर रखा है, बाकी सब तो इनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। देखा कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से अपना मोटापा छूमंतर कर दिया। सुरुचि के इतना कहने पर शालू उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है, और ऐसे ही दोनों ननद भाभी पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।